हेलो सुपर इन्वेस्टर्स, बात करेंगे ब्राइटकॉम ग्रुप के बारे में, जिसमें काफ़ी लोगों का सवाल है कि एफआईआई ने अपना होल्डिंग क्यों बेचा ब्राइटकॉम ग्रुप में। ऐसा क्या हो गया जो इतना ड्रास्टिकली एफआईआई ने अपना होल्डिंग बेच दिया, एग्जिट कर गए ब्राइटकॉम ग्रुप में से। आइए जानते हैं पूरे फैक्ट्स एंड फिगर्स अबाउट ऑल दिस, क्योंकि काफ़ी लोग जो नए जुड़े हुए हैं ब्राइटकॉम ग्रुप से उनको पुरानी हिस्ट्री पता नहीं है कि ब्राइटकॉम ग्रुप में एफआईआईज़ ने एंट्री कब ली थी, क्यों ली थी और उन्होंने अभी एग्ज़िट क्यों किया है। क्योंकि ये न्यूज़ के कारण जब से शेयर होल्डिंग पैटर्न ब्राइटकॉम ग्रुप का पब्लिश हुआ उसके बाद में हमें लोअर सर्किट देखने को मिला, क्योंकि इन्वेस्टर्स ने और मार्केट इन जनरल कम्युनिटी ने इन्वेस्टर कम्युनिटी ने इस न्यूज़ को पॉजिटिवली लिया नहीं है। थोड़ा सा निराशा का माहौल फैल गया है कि एक नहीं, दो नहीं, तीन एफआईआई ने बड़े क्वांटिटी में अपना होल्डिंग बेच दिया, पूरा एग्जिट कर गए ब्राइटकॉम ग्रुप से। तो इसका क्या कारण रहा है, आइए जानते हैं एग्जैक्टली इन डिटेल्स। मैंने इसके बारे में वीडियो बनाया था एसएचपी के बारे में, बट वो वीडियो बहुत लंबा हो जाता था। उसमें मैंने कहा था कि मैं सेपरेट वीडियो बनाऊँगा कि एफआईआई ने एग्जिट क्यों किया ब्राइटकॉम ग्रुप से। आइए जानते हैं। उसके पहले आपको बता दूँ, अगर आपको चाहिए जैकपॉट शेयर या आप चाहते हो आपका पोर्टफोलियो हम लोग हैंडल करें, तो उसके लिए व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो 9545850000 इस नंबर पर। फ्रेंड्स, ब्राइटकॉम ग्रुप में 4 एफआईआईज़ का मेन का नाम हमें देखने को मिलता है, जिसमें से 3 एफआईआईज़ ने एग्जिट कर दिया है जून क्वार्टर में ब्राइटकॉम ग्रुप में से। तो काफ़ी लोगों के मन में सवाल ये है कि इन्होंने एग्जिट क्यों कर दिया, इतना अच्छा शेयर है, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए था, वगैरह वगैरह। बट फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि हम लोग जो सोचते हैं ज़रूरी नहीं है कि सब लोग ऐसा सोचें। उसका कारण ये होता है कि अगर ये एफआईआईज़ जो होते हैं या एफपीआईज़ जो होते हैं, इनको अगर प्रॉफिट मिल गया, उनका जो टारगेट प्रॉफिट उनका अचीव हो गया, तो उनके लिए काफ़ी हो जाता है और इसलिए वो एग्जिट कर देते हैं। उनको कोई लेना देना होता नहीं है कि आगे शेयर का भाव कितना ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा। उनका टारगेट प्राइस या उनका टारगेट प्रॉफिट अचीव हो गया तो उसमें से निकल जाते हैं, क्योंकि कभी कभी वो दूसरे कंपनी में भी पैसा लगा देते हैं फंड फ्री करके, या ये भी हो सकता है कि उनको भारत में पैसा लगाना नहीं है, वहाँ से निकाल कर वो उन्होंने कोई और कंट्री में उनको कोई शेयर में लगाना होगा, ऐसा भी होता है। तो एक्चुअली इनकी एंट्री जो हुई थी अराउंड सितंबर 2021 में हुई थी। सितंबर 2021 में, अगर आपको याद होगा, जो पुराने इन्वेस्टर्स हो गए उनको, जो नए हैं उनको भी बता देना चाहता हूँ कि शंकर जी शर्मा और इन एफआईआईज़ की एंट्री एक साथ ही हुई थी। प्रेफरेंशियल वारंट्स कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी शेयर्स ये जारी किए गए थे काफ़ी इन्वेस्टर्स लोगों को फंड रेजिंग के लिए, और उसमें ये एफआईआईज़ ने भी उसी टाइम पे एंट्री ली थी और उन्होंने बाय किए थे प्रेफरेंशियल कन्वर्टेबल वारंट्स, जिनका एवरेज रेट था पोस्ट बोनस शेयर्स 22 रुपीज़ 50 पैसे के आसपास। जैसे कि आपको पता है शंकर जी शर्मा का भी वही रेट था, 22 रुपीज़ 50 पैसा पोस्ट बोनस शेयर्स। तो इनका भी एवरेज रेट वही था सब ये एफआईआईज़ का। और इन्होंने जब ये बाय किया था उनका लॉक इन पीरियड था। इन सब एफआईआईज़ का लॉक इन पीरियड ख़त्म हो चुका था 31 मार्च 2023 को। 31 मार्च 2023 को इन सभी एफआईआईज़ का लॉक इन पीरियड ख़त्म हो गया, मतलब इनके शेयर्स ये लोग फ्री हो गए थे बेचने के लिए। बट उस टाइम पे अगर आपको याद होगा तो ब्राइटकॉम ग्रुप का शेयर काफ़ी नीचे चल रहा था, इनके बाइंग रेट से भी नीचे चल रहा था। तो ये लोग वेट कर रहे होंगे कि हमारे बाइंग रेट से ऊपर चला जाए, और वैसा हुआ भी। ब्राइटकॉम ग्रुप का शेयर रिसेंट डेज़ में कुछ दिनों पहले 36 रुपीज़ तक गया था। तो 36 रुपीज़ तक गया था, तो इन लोगों ने हो सकता है कि 32 रुपीज़ से 36 के बीच में शेयर बेचना शुरू किए होंगे, क्योंकि वॉल्यूम तो अच्छा खासा होता है ब्राइटकॉम ग्रुप में, करोड़ों शेयर्स सेल बाय सेल किए जाते हैं, तो उनके लिए इनके शेयर्स बेचना कोई बड़ी बात नहीं थी। तो 30 रुपीज़ से 36 रुपीज़ के बीच में इन्होंने बेच दिया होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इससे कंपनी ख़राब हो गई क्या। देखिए, हर एक का अपना अपना नज़रिया होता है। इन्होंने 1-1.5 साल होल्ड किया, 1.5 साल होल्ड करने के बाद में इनको अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया, क्योंकि अगर आप देखोगे तो 22 रुपीज़ 50 पैसे में ख़रीदा और समझो 30-35 रुपीज़ के बीच में बेचा, तो 22 रुपीज़ के ऊपर अगर 10 रुपीज़ मिलते हैं तो इनके हिसाब से बहुत अच्छा प्रॉफिट हो जाता है। 1.5 साल में 50% अगर प्रॉफिट हो रहा है आपको, तो फॉरेन कंट्रीज़ में इस प्रॉफिट को बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है। तो इन्होंने ये सोचा होगा कि भाई हमारा प्रॉफिट हमें मिल रहा है, काफ़ी हो गया,
और वैसे भी कंपनी में काफ़ी चीज़ें चल रही है, कंपनी को पेनल्टी लगी, प्रोमोटर्स को पेनल्टी लगी, शो कॉज नोटिस जारी किया हुआ है। तो आगे क्या होगा कुछ कह नहीं सकते हैं, तो अभी हमने निकल जाना चाहिए प्रॉफिट बुक करके, ऐसा भी थिंकिंग होता है। मतलब एक कारण हो सकता है कि इनको लग रहा होगा कि कंपनी का शो कॉज नोटिस का रिजल्ट क्या निकल कर आए, क्या होगा पता नहीं, उसके पहले निकल लो, ये एक रीज़न हो सकता है। डर के मारे बेचा, ये एक रीज़न हो सकता है। दूसरा रीज़न, इनका जो टारगेट था प्रॉफिट का वो अचीव हो गया, उनको लगा बहुत हो गया इतना प्रॉफिट, हम लोगों को पैसा फ्री कर लेते हैं, निकल लेते हैं, तो ये दूसरा रीज़न भी हो सकता है। तो ये लोग जो होते हैं ये प्रॉफिट कमाने के लिए आते हैं। आपको याद होगा काफ़ी कंपनियों में जैसे पेटीएम है, नायका है, हमने सुना है कि जो पहले लोग इन्वेस्ट करते हैं उन्होंने प्रॉफिट बुक करके शेयर्स बेच दिए। तो थोड़ा सा पैनिक का माहौल सभी शेयर्स में होता है कि भाई जो इतने इन्वेस्टमेंट किए हुए थे लोगों ने, तो वो लोग प्रॉफिट बुक करके निकल जाते हैं, उनका टारगेट पूरा हो जाता है तो वो निकल जाते हैं। तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, बट डेफिनेटली थोड़ा निराशा होती है। मतलब लोग इसका मतलब ये निकालते हैं कि इसका मतलब ये है कि इनको नहीं लग रहा था कि शेयर 50-60 रुपीज़ तक जाएगा, नहीं तो कौन पागल है, कौन बेवकूफ़ है कि इतने कम रेट में बेचकर निकल गए। तो ये पॉसिबल है कि उनमें थोड़ा बहुत डर का माहौल भी होगा, शो कॉज नोटिस है, बीच में पेनल्टी लगी प्रोमोटर्स को, आगे क्या होगा पता नहीं, हमें अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा है, बेचकर निकल जाओ, या उनका टारगेट पूरा हो गया होगा इसलिए भी बेचकर निकल जाते हैं। और काफ़ी एग्जाम्पल्स देखे गए ऐसे कि FIIs DIs बेच देते हैं, शेयर में से होल्डिंग कम करते हैं बट फिर से एंट्री कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल जेंसार टेक्नोलॉजी का अगर आप देखेंगे होल्डिंग, तो उसमें भी FIIs ने काफ़ी एग्जिट किया था और बाद में रिजल्ट फिर से अच्छा है जेंसार टेक्नोलॉजीज़ के, तो फिर से उनका होल्डिंग बढ़ते हुए हमें देखने को मिला है। तो आगे बढ़ भी सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं बढ़ सकता है, बट फिलहाल के केस में अगर देखा जाए तो एल्गॉफ ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ फंड, इन्होंने अभी भी होल्डिंग बना कर रखा हुआ है। इनका होल्डिंग 2.48% था, तो अभी भी इन्होंने एग्जिट नहीं लिया है ब्राइटकॉम ग्रुप में से। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एल्गॉफ ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ फंड का भारत में काफ़ी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट है, जैसे कि फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज़ में है, किरी इंडस्ट्रीज़ में है, रतन इंडिया एंटरप्राइजेस, ऐसे काफ़ी कंपनियों में अभी भी इनका होल्डिंग बना हुआ है। जहाँ तक सवाल है नेविगेटर इमर्जिंग मार्केट फंड, जिनका 2.48% का होल्डिंग था, उन्होंने टोटली एग्जिट कर दिया है और इनका कोई भी कंपनी में अभी होल्डिंग भारत में नहीं है। अगली जो कंपनी है कैलिस्पो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फंड, इनका भी 2.23% होल्डिंग था, उन्होंने टोटल एग्जिट कर दिया है ब्राइटकॉम ग्रुप में से। बट अगर इनका होल्डिंग जाके अगर आप देखोगे तो इनका अभी भी होल्डिंग भारत की कंपनी ऑथम इन्वेस्टमेंट लिमिटेड में 1.53% का होल्डिंग अभी भी बना हुआ है। उसके अलावा इन्होंने विकास इकोटेक, जो कि एक फेमस पेनी स्टॉक है, विकास इकोटेक में जून क्वार्टर में इन्होंने 1.53% का होल्डिंग बाय किया है। तो कैलिस्पो ने समझो ब्राइटकॉम से एग्जिट कर दिया, कुछ पैसा विकास इकोटेक में लगाया और कुछ पैसा हो सकता है कोई और कंट्री में कहीं लगाया होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि इन्होंने BCG में से बेचकर विकास इकोटेक में 1.58% का होल्डिंग बाय किया है। आप जाकर देख सकते हो, विकास इकोटेक के होल्डिंग में आपको कैलिस्पो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फंड का नाम दिख जाएगा जून क्वार्टर में शेयर होल्डिंग पैटर्न में। अगली जो कंपनी है साइट्रस ग्लोबल आर्बिट्रेज फंड, इनका भी होल्डिंग था 1.65%, इन्होंने पूरा अपना होल्डिंग बेच दिया है। और ये कंपनी का भी होल्डिंग भारत की एक और एक कंपनी है रघुवीर सिंथेटिक्स, इसमें अभी भी होल्डिंग बना हुआ है 1.51%। मतलब इन्होंने ब्राइटकॉम ग्रुप में से एग्जिट किया, बट रघुवीर सिंथेटिक्स में अभी भी इनका होल्डिंग बना हुआ है 1.51%। तो बेसिकली मुझे यही लगता है कि इनका एक टारगेट पूरा हो गया और इनका प्रॉफिट का, और इनको थोड़ा बहुत देखिए कोई रिस्क लेना चाहता नहीं है। जो करोड़ों रुपए लगाए जाते हैं और कंपनी में ऐसे उल्टी सुल्टी न्यूज़ आती रहती है, कोई पॉजिटिव कोई नेगेटिव, पेनल्टी लग रही है, शो कॉज नोटिस है, अभी तक उसका कुछ क्लियरेंस आया नहीं है, तो ये लोग सोचते हैं कि भाई चलो अभी तो अपने को अपने इन्वेस्टमेंट पे 50-60% प्रॉफिट मिल रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा माना जाता है। आप एक इमेजिन कीजिए कि अगर हम लोग बैंक में FD करते हैं तो 7-8 ईयर्स में पैसा डबल होता है। इनको 50% अगर मिल गया 1.5 साल में तो बहुत अच्छा रिटर्न मिल गया, क्योंकि फॉरेन कंट्रीज़ में FD वगैरह पे रिटर्न, अगर आप FD का इंटरेस्ट रेट वगैरह देखोगे तो 2% 3% होता है, कोई कंट्री में तो कुछ भी पैसा मिलता नहीं है। तो इनके लिए काफ़ी अच्छा रिटर्न माना जाता है, तो इसलिए इन्होंने एक बार प्रॉफिट बुक कर लिया होगा। और इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि शेयर का प्राइस और ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा। और देखिए
काफ़ी बार इन लोगों का जजमेंट काफ़ी सही होता है। आपने देखा होगा 36 रुपीज़ तक गया, उसके बाद में शेयर अभी स्ट्रगल कर रहा है, 24 रुपीज़ से 28 रुपीज़ के बीच में ही घूम रहा है। तो इन्होंने 30 रुपीज़ से लेके 36 रुपीज़ के बीच में एग्जिट कर दिया, तो कोई गलती नहीं की, क्योंकि उन्होंने अपना पैसा निकाल लिया और कहीं और लगाना होगा लगा दिया होगा। तो ये सब चलते रहता है मार्केट में, बट डेफिनेटली ये थोड़ा सा ब्राइटकॉम ग्रुप के लिए नेगेटिव हो गया, क्योंकि इतना जब एफआईआई का होल्डिंग कम होता है कोई भी कंपनी में से, तो मार्केट उसको पॉजिटिव लेता नहीं है। और आप एक बात याद रखिए कभी भी, कि हम लोग जो बार बार कहते हैं कि ब्राइटकॉम ग्रुप के फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं और रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा है, सब सही है, बट ये लोग पागल नहीं होते हैं, बेवकूफ़ नहीं होते हैं कि इनको समझता नहीं है कि कौन सी कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं। तो ये लोग बहुत सोच समझ कर पैसा लगाते हैं, और इसीलिए हो सकता है कि ये लोग वेट कर रहे हो कि शो कॉज नोटिस का जवाब कंपनी की ओर से आ जाए, पूरी क्लीन चिट मिल जाए, और जो भी पेनल्टी वगैरह लगना है या नहीं लगना है सब पिक्चर क्लियर हो जाए, उसके बाद में फिर से एंट्री ले लेंगे, अभी तो पैसा निकाल लेते हैं। तो ऐसा थिंकिंग करके भी ये लोग एग्जिट कर जाते हैं। तो इनका हर एक का थिंकिंग अलग अलग होता है कोई भी शेयर के बारे में। अगर आप टीवी पर देखोगे, जी बिज़नेस पर या CNBC आवाज़ पर, ET नाउ पर, कहीं भी ब्राइटकॉम ग्रुप के बारे में पूछो, तो कोई भी जो एक्सपर्ट होता है वो टीवी के ऊपर गेस्ट एक्सपर्ट वो यही कहते हैं, भैया निकल जाओ, बेकार शेयर है। तो सबका थिंकिंग अलग अलग होता है। हम लोगों को लगता है कि फंडामेंटल्स अच्छे हैं, और अच्छे हैं, डेफिनेटली है, बट कॉर्पोरेट गवर्नेंस के जो प्रॉब्लम है कंपनी में, जिसके कारण काफ़ी लोग ब्राइटकॉम ग्रुप में इन्वेस्टमेंट करने से डरते हैं। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, कंक्लूजन क्या है, कि इन्होंने 22 रुपीज़ के आसपास में पैसा लगाया था, इन्होंने 36 रुपीज़ के बीच में कहीं बेच दिया होगा, इनको अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया, और इनको लगा कि भाई ठीक है, हमारा जो टारगेट था अचीव हो गया, और वो निकल गए। अब वो लोग निकल गए, उनको अक्ल नहीं है क्या, उनको समझना नहीं था क्या फ्यूचर में मल्टीबैगर बनने वाला है? ऐसा नहीं होता है। हो सकता है आने वाले क्वार्टर्स में हमें फिर से फ्रेश एंट्री देखने को मिले, एक बार जो कंपनी की ओर से जो थोड़े बहुत पेंडिंग इश्यूज़ है वो क्लियर हो जाए, तो फिर से एफआईआई की एंट्रीज देखने को मिल सकती है। बट अभी इनका निकलना थोड़ा सा ब्राइटकॉम ग्रुप के शेयर के लिए थोड़ा नेगेटिव इफेक्ट दे चुका है, और आशा करते हैं कि ये जो इफेक्ट जो है इसका कुछ दिनों के लिए रहे, और फिर से शेयर रिकवर कर जाए, जो थोड़ा सा अभी निगेटिविटी में जा चुका है। और आशा करते हैं कि इसका इफेक्ट लॉन्ग टर्म में ब्राइटकॉम ग्रुप के इन्वेस्टर कम्युनिटी पे ना पड़े, यही हम लोग आशा करते हैं। तो आई होप आपको सब पिक्चर क्लियर हो चुका होगा। मैंने आपको सभी कंपनियों का स्टेटस बता दिया, उनका कहाँ इन्वेस्टमेंट है वो बता दिया, किसी ने दूसरे कंपनी में लगाया है, किसी का इन्वेस्टमेंट किसी और कंपनी में भी है। तो ऐसा नहीं है कि टोटल भारत से एग्जिट कर गए वो लोग, ब्राइटकॉम ग्रुप में से एग्जिट कर चुके हैं, और दूसरे शेयर में भी पैसा लगाया है, और दूसरे शेयर्स में भी इन कंपनियों का होल्डिंग बना हुआ है, आप जाकर चेक कर सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स।